नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ जूझ के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पाठ है ये आनंद यादव जी द्वारा रचित है। और ये जो संपूर्ण उपन्यास जो पाठ है इसमें जो आनंद यादव जी है उन्होंने अपने संघर्ष को उजागर किया है। जैसे कि आप शीर्षक से ही समझ पा रहे होंगे कि जो पाठ का नाम है जूझ, और वो उनका संघर्ष जो रहा है वो किस चीज़ को लेकर रहा है उसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और उनका ये जो संघर्ष है वो पढ़ाई को लेकर है कि उनको पढ़ाई करने के लिए, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए किस किस तरह की परेशानियों का, संघर्षों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि पाठ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, कमेंट व शेयर करेंगे, मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो आइए बिना किसी देरी के इसके पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जो पाठ है वो अत्यंत ही सरल है और बहुत ही आसान भाषा में है। तो आप जैसे जैसे स्टोरी सुनते जाएंगे आपको पाठ जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा, और प्रश्नों की उत्तरों की चर्चा के उपरांत तो ये पाठ आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो जो लेखक है गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता कठोर व्यक्तित्व वाले थे। वे खेती को ही अपना सब कुछ मानते थे। अब यहाँ आनंद यादव जी अपने बारे में बता रहे हैं कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, और जो उनके पिता थे लेखक के, वो एक कठोर यानी बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वो जो थे किसान थे उनके पिता, और वो खेती को ही अपना सब कुछ मानते थे। वह चाहते थे कि उनके बेटे खेती के काम में जुट जाए, और वो खुद भी चाहते थे कि उनका जो बेटा है यादव वो भी खेती के काम में जुट जाए। लेखक को खेती में कोई भविष्य नहीं दिखाई देता था। वह आगे पढ़ना चाहता था। पिता खेती और फसल से जुड़े कामों में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अपने बेटे का सहयोग लेना चाहते थे। अब जो लेखक था उसको खेती में अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता था, और वह आगे पढ़ना चाहता था, और पिता खेती और फसल से जुड़े कामों में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अपने बेटे का जो था वो सहयोग लेना चाहता था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैन पावर होगी उतना ज़्यादा काम होगा, उतनी ज़्यादा क्वालिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, और उतना ज़्यादा ही उनको इनकम होगी। लेखक अपने पढ़ने के लिए अपनी माँ से बात करता है। अब जब उसको दिखाई देता है कि उसके पिता की तरफ से उसको उसकी पढ़ाई के लिए किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ उसको खेती के काम में ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है, तो उसने सोचा कि उसे अपनी माँ से एक बार बात करनी चाहिए। उसकी माँ अपने पिता से बहुत डरती है, और जो उसकी माँ है वो लेखक के पिता से यानी अपने हस्बैंड से बहुत डरती है, और वो कहती है कि वह तो उसे बरहेला सूअर तक कहती है। यानी इसका बरहेला सूअर का मतलब ये हुआ कि जो उसका पिता है वो काफ़ी ज़्यादा, मैंने बात की थी, बहुत स्ट्रिक्ट है, काफ़ी एग्रेसिव है, और जिसकी वजह से जो है वो अपनी वाइफ को भी डोमिनेट करता है, मारता पीटता है। तो लेखक की जो माँ है वो भी अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती है, और उसको बरहेला सूअर तक कह डालती है। यानी बहुत ज़्यादा वो जंगली सूअर की तरह वो कहते हैं कि व्यवहार वो करता है। लेखक माँ को गांव के प्रभावशाली व्यक्ति दत्ता राव सरकार के पास चलने के लिए कहता है। वह चाहता है कि माँ केवल उसके साथ चली जाए। उसकी माँ पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि अच्छी तरह से जानती है, और लेखक ने अपनी माँ से इस बारे में बात इसलिए की क्योंकि वह तो जो लेखक की माँ थी वो अच्छे से उसकी पढ़ाई के प्रति जो रुचि है उसको अच्छे से जानती थी। और लेखक ने ही अपनी माँ को सुझाव दिया कि गांव के ही कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसका पूरा गांव जो है बात मानता है, और उनका नाम है दत्ताराव सरकार। और वो उसे अपनी माँ को उनके पास चलने के लिए कहता है। वह चाहता है कि माँ केवल उसके साथ चली जाए, और वह चाहता है कि जो उसकी माँ है उसके साथ जाए और उस प्रभावशाली व्यक्ति से एक बार उसकी पढ़ाई को लेकर बात मानेगी, क्योंकि वो एक सम्मानजनक व्यक्ति है उस समाज का, उस गांव का। और लेखक का मानना है कि अगर वो उसके पिता से उसकी पढ़ाई के लिए बात करेंगे तो उसके पिता अवश्य मान जाएंगे। तो वो अपनी माँ से कहता भी है कि हमें उनके पास चलना चाहिए और वहाँ उनसे पढ़ाई को लेकर बात करनी चाहिए, और माँ को वो अपने साथ लेकर जाना चाहता है। और वो रात में ही जो थे लेखक और उसकी माँ दत्ताराव सरकार के घर चले जाते हैं। वहाँ वह उनसे अपने बाप एवं अपनी पढ़ाई के बारे में बातें करता है। लेखक खुद अपनी पढ़ाई की इच्छा के बारे में
बताता है। देसाई सरकार उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह उसके पिता को समझाने के दबाव देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी जो लेखक है वहाँ जाकर अपने पिता के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने जबरन जो है उसकी पढ़ाई जो है छुड़वा दी है और उसको पढ़ाई नहीं करने देते, उसको खेती में लगाए रखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लेखक की माँ है वो भी यहाँ बताती है कि जो उसके पिता है, यानी जो लेखक के पिता है, वो उसने इसकी पढ़ाई इसलिए छुड़ाई है ताकि खेती के काम में लगा रहे, वो खुद आवारा छुट्टे सांड की तरह पूरे गांव में घूमता रहे। मतलब वो उसका भी खुद का कोई काम में इतना फोकस नहीं है। वो चाहता है कि जो बच्चा है वो खेती संभाले और वो खुद पूरा अपना ऐश मारे, अपना घूमे फिरे। तो यहाँ पर जो दत्ता है वो उसको आश्वासन देते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए बात करूँगा। और दत्ता देसाई जो थे वो लेखक से निडर होने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो उसको भी थोड़ा बहुत अपनी हिम्मत दिखानी ही होगी। घर वापस आकर लेखक और उसकी माँ उसके पिता से बताते हैं कि देसाई सरकार ने उसे बुलाया है। देसाई सरकार का बुलावा उस गांव में सम्मान की बात माना जाता है और उसके पिता जो है तुरंत उसके पास चले जाते हैं। अब क्या होता है कि उनकी जो थी प्लानिंग हो चुकी थी, क्योंकि जो लेखक और लेखक की माँ थी उन दोनों ने दत्ता देसाई को पहले ही बता दिया था कि उसके पिता को आप हमारे बारे में मत बताइएगा कि हम आपके पास आए थे और हमने आपसे उस बारे में बात की है। तो वो घर जाके तो दत्ता देसाई भी एग्री हो जाते हैं, उनकी बात मान जाते हैं और वो कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हारे पिता को बुलाऊंगा कुछ समय बाद तुम भी उनको किसी बहाने से बुलाने आ जाना, तब मैं उस बारे में बात करूँगा। तो होता भी ऐसे ही है। और जो गांव में अगर किसी को बुलाया जा रहा है दत्ता देसाई द्वारा तो ये बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी। और जैसे ही लेखक के पिता को पता चला कि दत्ता देसाई का बुलावा आया है तो वो तुरंत ही दत्ता देसाई के पास चले जाते हैं। अब जो था प्लान के हिसाब से, उनके ये योजना के हिसाब से जो था, आधे घंटे बाद खाने के बहाने से लेखक भी वहाँ पहुँच जाता है। अब कोई ना कोई तो बहाना करके वहाँ जाना ही था। तो जो लेखक था आनंद, वो भी बहाने से अपने पिता को, खाना कि माँ ने आपको खाना खाने के लिए बुलाया, तो इस बहाने से अपने पिता को बुलाने वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ देसाई सरकार अपनी तरफ से लेखक की पढ़ाई की बात जो है शुरू करता है। पढ़ाई छुड़ाने की बात सामने आ जाती है और जो था देसाई था वो बहाने बहाने से जो था लेखक की पढ़ाई की बात वो शुरू करता है और इससे क्या होता है, लेखक की पढ़ाई छुड़ाने की बात जो है सामने आ जाती है। उनकी बातें सुनकर देसाई सरकार उनके पिता को लताड़ते हैं। यानी जो था कि अब क्या था कि यहाँ पे वो भेद खुल जाता है कि लेखक की पढ़ाई छुड़ा दी गई है। तो इस पर जो लेखक के पिता होते हैं वो झूठ बोलते हैं कि ये चोरी करता है, ये घर में जो उपले बनाए जाते हैं उनको बेचता है और ये गलत काम करता है, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़ा दी। मतलब वो झूठ बोलते हैं। तो इस पर जो है देसाई और जब वो लेखक से पूछते हैं कि क्या ऐसा सच है, तो लेखक इस पर साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, मुझ में किसी भी तरह की कोई बुरी आदत नहीं है। तो इस पर जो देसाई सरकार थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लेखक के पिता को लताड़ते हैं, उनको डांटते हैं कि तुमने एक तो इसकी पढ़ाई छुड़ा दी, ऊपर से तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो और एक अच्छे बच्चे में तुम इतने तरह के ऐब लगा रहे हो, उसको कामचोर कह रहे हो। जो देसाई सरकार थे वो लेखक की पढ़ाई शुरू करने के लिए उसके पिता से कहते हैं। उसके ना पढ़ाने पर वह स्वयं उसे पढ़ाने की बात भी करते हैं। अब जो था देसाई थे वो लेखक के पिता से उसकी पढ़ाई जो थी आगे कंटिन्यू करने के लिए उसको बोलते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पिता तुम्हें आगे पढ़ाई ना करने दे तो आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और जो भी है तुम मुझे आके बताना। क्रोध होकर उनका पिता कुछ शर्तों के साथ पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, कुछ ना कुछ वो शर्तें रखता है। उस टाइम तो वो देसाई सरकार के सामने मान जाता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगा। लेकिन घर जाने के बाद वो लेखक के सामने कुछ शर्तें रखता है कि वो इन शर्तों को पूरा करेगा तभी वो उसको आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने दूंगा। और वो शर्तें क्या होती है, शर्तें होती है कि तुम स्कूल जाने से पहले खेत में जाओगे, सारा खेतों को देखने के बाद ही वहीं से तुम अपना स्कूल जाओगे। स्कूल से आने के बाद जो है तुम अपना बैग घर पे रखने के बाद, अपना बस्ता घर रखने के बाद वापस तुरंत तुम खेतों में चले जाओगे और 1 घंटे तक वहाँ जो जानवर हैं उनको चराओगे और उसके बाद फिर तुम वापस घर आओगे। तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, मतलब खेत भी संभालने हैं और प्लस उसको पढ़ाई भी करनी है। और ये भी शर्त होती है कि कभी खेतों में बहुत ज़्यादा काम होगा तो तुम्हें उस दौरान छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो लेखक को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना था, अपना उसका मेन फोकस जो था पढ़ाई पर था। तो उन सभी शर्तों को स्वीकार कर लेता है और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है।
और लेखक इन सब चीज़ों को इसलिए मान जाता है क्योंकि उसको पाठशाला में जो है पढ़ना अच्छा लगता है। अब क्या होता है, अगला दिन शुरू होता है और 5वीं में पास ना होने के कारण उसे फिर से उसी कक्षा में पढ़ना पड़ता है। अब क्या था, 5वीं कक्षा में ही उसके पिता ने उसको बीच में पढ़ाई रुकवा दी थी, जिसकी वजह से उसका साल बर्बाद हो गया। अब दोबारा से उसको 5वीं की ही कक्षा में बैठना पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी कक्षा में गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। यानी सिर्फ़ और सिर्फ 2 लड़के जो थे उसकी पहचान के थे, बाकी सारे जो बच्चे थे अनजान थे। क्यों अनजान थे? क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके थे, लेकिन जो लेखक था वो दोबारा से इस क्लास को रिपीट कर रहा था क्योंकि पढ़ाई उसकी छूट चुकी थी, जिसकी वजह से सिर्फ वो 2 लड़कों को ही उस कक्षा में जानता था। लेखक को अपनी से कम उम्र वाले बच्चों के साथ बैठना पड़ा। क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि लेखक को अब 6th में होना चाहिए था, लेकिन उसकी पढ़ाई छूट गई, जिसकी वजह से उसको वापस से 5वीं में बैठना पड़ रहा था। सभी लड़के उसे अजनबी की तरह देख रहे थे। एक शरारती लड़के ने उसकी वेशभूषा का मजाक भी उड़ाया। उस लड़के ने उसके गमछे को उससे छीन लिया। गमछे को सिर पर बांधकर मास्टर की नकल भी करता है। अब क्या था, जो सारे लड़के थे वो अनजान थे और सब उसको घूर रहे थे। और जो क्लास में एक लड़का था वो बहुत शरारती था। उसने जो लेखक के पहनावे का था काफ़ी मजाक भी उड़ाया, और जो उसने अपने कंधे पे गमछा ले रखा था उसको भी उसने उसका छीन कर माथे पर बांध कर जो मास्टर जो टीचर था उसकी नकल करनी शुरू कर दी। अचानक मास्टर के आ जाने से गमछा उनकी टेबल पर ही रह गया। मास्टर ने उन बच्चों की शरारत के लिए डांटा भी व लेखक से उसके बारे में पूछते भी हैं। और जो था वो जल्दी जल्दी में जब मास्टर आए तो वो जो लेखक का गमछा था तो वो मास्टर की टेबल पर ही रह गया था। और जब मास्टर ने पूछा कि ये क्या हरकत है, तो लेखक ने सारी जो कहानी थी वो मास्टर को बता दी, जिसकी वजह से मास्टर ने उस शरारती लड़के को बहुत डांटा। आशा कर रही हूँ पाठ बहुत आसान है, अभी तक आपको क्लियर होगा। किसी तरह का कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, और मैं और भी सरल भाषा में इसको समझा रही हूँ। आप ध्यान से पाठ की समरी को सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में कुछ बच्चे उसकी धोती खींच रहे थे। अब क्या था कि जो लेखक था वो धोती पहन कर जाता था, और जो कुछ बच्चे वही शरारती बच्चे, तो उनको बदला तो लेना ही था क्योंकि लेखक की वजह से मास्टर ने से उनको डांट पड़ी थी। तो उन बच्चों ने क्या किया, लेखक की धोती खींचनी शुरू कर दी, ताकि अगर उसकी धोती उतर जाएगी तो उसकी बेइज्जती होगी। लेखक अपने आप को खिलौना रूपी कौवे का बच्चा मानता है। अब खिलौना रूपी कौवे का बच्चा क्यों मानता है? क्योंकि वह कहता है कि खुले में रख देने से खिलौने पर कौवे चारों ओर से चोंच मारते रहते हैं। यानी एक प्रकार से खिलौना अगर आप रख दो और चारों ओर से कौवे उसमें चोंच मारते हैं, उसी प्रकार से मैं खिलौना हूँ और ये सारे बच्चे मुझे यहाँ आकर परेशान कर रहे हैं। उसे अपनी ही पाठशाला चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। यानी उसकी क्लास के बच्चे जो थे उसको परेशान कर रहे थे। वह अपनी माँ से ज़िद करके चड्डी मंगवाता है और उसे पहनकर ही फिर धोती पहनता है। यानी अगर उसकी धोती खुल जाती तो उसकी जो थी बेइज्जती हो जाती, इंसल्ट हो जाती। तो उसने क्या किया, अपनी माँ से कुछ धोती के नीचे पहनने के लिए उसने चड्डियाँ मंगवा ली। कक्षा में मंत्री नामक मास्टर कक्षाध्यापक बनते हैं। अब क्या होता है कि कक्षा में जो एक मंत्री नामक मास्टर थे वो क्लास टीचर बनते हैं। कक्षा पर उनका पूरा कंट्रोल था। पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की सुरक्षा मिलती है। यानी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। कक्षा का मॉनिटर बसंत नामक होशियार छात्र बनता है, और जो कक्षा का मॉनिटर था वो बसंत नामक एक होशियार छात्र बनता है। और ये जो मंत्री नामक मास्टर थे ये मैथ्स के टीचर थे, और जो बसंत था वो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, इसलिए जो मास्टर थे, जो मंत्री जी थे, उन्होंने उसको मॉनिटर बना दिया था। लेखक अपने से छोटा होने के बाद भी उससे दोस्ती करता है। क्यों दोस्ती करता है? क्योंकि वो पढ़ाई बच्चा जो था बसंत, वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, और इससे लेखक को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होता है, क्योंकि अगर पढ़ाई वाले बच्चे के साथ वो रहेगा तो उसका भी जो पढ़ने की जिजीविषा है वो और भी ज़्यादा जागृत होगी। अब क्या था, जो लेखक था वो बसंत की तरह ही पढ़ने का प्रयास करता है। वह बसंत पाटिल से पढ़ने का ढंग सीखने लगा। कक्षा की कॉपियों को जांचने का काम भी बसंत पाटिल के साथ करने लगा। घर से बाहर माँ के बाद मास्टर ही उसे आनंद कहकर पुकारते हैं। यानी क्या था, अभी वो बसंत के साथ रहने लगा है तो उसी की तरह पढ़ने लिखने की वो कोशिश करने लगा है। और इस तरीके से क्या हो गया कि वो बसंत की तरह ही वो भी गणित में जो था होशियार बन गया था। और इस तरीके से वो भी जो मास्टर थे, जो गणित के मास्टर थे मंत्री जी, उनका वो भी दुलारा बन गया था। तो इसीलिए लेखक का नाम आनंद तो था ही, और जो यहाँ पर जो मास्टर थे वो भी उसको प्यार से ही आनंद कहकर पुकारते थे। यानी उसकी माँ उसको आनंद कहती थी और अब मास्टर भी उसको आनंद कहते थे।
मास्टरों के अपनेपन से भरे व्यवहार के कारण और वसंता की दोस्ती के कारण पाठशाला में उसका विश्वास बढ़ने लगा। और क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो पढ़ने में अच्छा है, उसको स्कूल में सदैव तारीफ़ ही, प्रशंसा ही मिल रही है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और उसकी पढ़ाई में भी जो रुचि थी वो ज़्यादा बिल्ड होने लगी। अब कहानी में आगे क्या था कि अभी तक मैथ्स के टीचर की बात हो रही थी, मंत्री जी की। अब यहाँ बात हो रही है मराठी पढ़ाने वाले मास्टर सौंदलगेकर बहुत अच्छे अध्यापक थे जो उनको मराठी पढ़ाया करते थे। उनके कविता पढ़ाने का ढंग जो था बहुत अच्छा था। वह स्वयं भी कविता लिखते थे। लेखक उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। वह खेत में काम करते हुए भी पढ़ी हुई सारी कविताओं को मास्टर की ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार गाने का प्रयास करता है। यानी जो उनके नए मास्टर थे सौंदलगेकर, वो मराठी पढ़ाते थे, साथ ही साथ वो कविता पाठन भी करते थे और उनका कविता पढ़ने का तरीका इतना अच्छा था कि लेखक उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और खेतों में खेती के दौरान वो भी उन्हीं की तरह ताल लय के साथ, गति यति के साथ, आरोह अवरोह के अनुसार ही वो भी कविताओं को बोलने की कोशिश करता था। इस प्रकार वह मास्टरों का अभिनय करके पढ़ने का प्रयास करता रहा। कविताओं को पढ़ते रहने से उसे अकेलेपन से ऊब नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि उसका एक और चीज़ में इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, वो था कविता वाचन। उसे लगता था कि वह अपने मास्टर से भी अच्छे ढंग से गा सकता है और उसको ऐसा भी लगता था कि वो अपने टीचर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कविताओं का वाचन कर सकता है। उसके मास्टर ने इस बात को समझा, उसे विद्यालय के समारोह में कविता भी गवाई। इससे लेखक में नए उत्साह का संचार हो जाता है। अब क्या था, वो मैथ्स में तो अच्छा हो ही गया था, साथ ही साथ उसका कविता में भी इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा, कविताओं में भी अच्छा हो गया और उसको उसके टीचर ने भी अप्रिशिएट किया और स्कूल के फंक्शन में भी उससे गवाया। तो उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर की जो एक्साइटमेंट थी, जो था वो और भी ज़्यादा बूस्ट हो गया और भी ज़्यादा उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बन गया। सौंदलगेकर मास्टर खुद एक कवि थे। उनके साथ सहयोग से लेखक के मन में कवि की बनी अलौकिक छवि जो थी वो टूट जाती है। उसे विश्वास हो गया कि कवि भी एक हाड़ मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। यानी अभी तक जो उसके मन में कवियों के प्रति एक अलौकिक छवि बनी हुई थी, एक इमेजिनेशन जो बनी हुई थी कवियों के प्रति, वो उसको पता चल गया कि कवि भी इंसान ही होते हैं, वो भी हाड़ मास के होते हैं, उनके अंदर भी क्रोध होता है, उनके अंदर भी लोभ होता है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी विद्यमान होती हैं। लेखक को अपनी कविता रचने की ताकत का एहसास हो गया और लेखक ने अपने आप को समझ गया कि वो भी कविताओं की रचना कर सकता है। अब जो लेखक था उसको भी अपनी कविता को जो था रचने का एहसास हो गया। वह आसपास की हर चीज़ पर तुकबंदी करने लगा। वह अपनी कविताओं को अपने मास्टर को दिखाता था, कभी कभी तो रात में ही दिखा आता था। मास्टर साहब उसे कविता संबंधी सारी बात बताते थे। कविता के संबंध में क्या क्या ज़रूरी होता है, इस बारे में उसे ज्ञान देते थे। वह उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए तरह तरह की पुस्तकें भी देते थे। इससे लेखक को अपनी प्रतिभा तराशने का मौका मिल गया। वह मराठी भाषा को अच्छी तरह समझने लगा। उसे शब्दों के साथ मज़ा आने लगा। तो इस तरीके से जो ये पाठ है यहाँ समाप्त होता है। बहुत आसान पाठ है। आशा करती हूँ आपको पाठ जो है अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अब हम बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। इस पाठ का जो शीर्षक जूझ है वो पूरे अध्याय में व्याप्त है। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, जैसा कि मैंने पाठ की शुरुआत में भी बताया था। इसमें कथानायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गांवई जीवन के खुरदरे यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है कि किस तरीके से उसने जो गंवारूपन जीवन था और जो खुरदरा यथार्थ था कि पढ़ाई के लिए उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, इन सब चीज़ों को यहाँ हमें दिखाई देता है। यानी उसको पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा जूझ करनी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती है उसकी पढ़ाई के लिए। लेखक के संघर्ष में उसकी माँ, देसाई सरकार, मराठी व गणित के अध्यापक ने भी उसको सहयोग दिया। अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। इस कहानी के कथानायक में संघर्ष की प्रवृत्ति है। उसके पिता उसको पाठशाला जाने से मना कर देता है। इसके बावजूद कथानायक माँ को पक्ष में करके देसाई सरकार की सहायता लेती है। वह दादा व देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखता है तथा अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है।
आगे पढ़ने के लिए वह कठिन शर्त मानता है। पाठशाला में भी वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि हाँ, ये उसके अकॉर्डिंग ही शीर्षक रखा गया है। प्रश्न 2 है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो लेखक को मराठी का अध्यापक बड़े आनंद के साथ पढ़ाता था। वह भाव, छंद और लय के साथ कविताओं का पाठ करता था। बस तभी से लेखक के मन में भी यह विचार आया कि क्यों ना वह भी कविताएं लिखना शुरू करे। खेतों में काम करते करते और भैंसे चराते चराते उसे बहुत सा समय मिल जाता था। इस कारण लेखक ने कविताएं लिखनी आरंभ कर दी और अपनी सारी कविताओं को वह मराठी के अध्यापक को दिखाता था ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। प्रश्न 3 है कि श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई, कि किस तरीके से जो लेखक था उसका कविताओं में इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। तो श्री सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे। लेखक बताता है कि पढ़ाते समय वह स्वयं भी कविताओं में रम जाते थे। उनका कविता पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा था। सुरीला गला, छंद की बढ़िया लय ताल और उसके साथ ही रसिकता थी। उनके पास पुरानी नई मराठी की कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेज़ी कविताएं भी जो थी वो बिल्कुल लर्न थी, कंठस्थ थी। पहले वे एकाध कविता गा के सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे, यानी कविताओं के साथ वो इनेक्ट भी करते थे। उसी भाव की किसी अन्य कविता की भी सुनाकर दिखाते। वह स्वयं भी कविता लिखते थे। याद आई तो वह अपनी भी एकाध कविता, यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए लेखक को अपना भाव ही नहीं रहता। लेखक अपनी आंखें और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि पर ध्यान देता है। उससे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी करने का प्रयास करता है। अध्यापक लेखक के तुकबंदी का संशोधन करते तथा उसे कविता के लय, छंद, अलंकार आदि के बारे में बताते। इन सब कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगी। यानी जब उसने अपने खुद ही टीचर को देखा कि किस तरीके से कविताओं को कहते हैं, उनको इनेक्ट करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, तो उसका भी जो था इंटरेस्ट इन चीज़ों में बिल्ड हो गया। हमारे साथ भी ये चीज़ होती है, अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं तो हमें उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। तो लेखक के साथ भी सेम यही सिचुएशन हुई। प्रश्न 4 है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के जो लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। यानी जो लेखक कवि था वो अपने आप को किस तरीके से अकेला महसूस करता था और जब कविताएं वो बोलने लगा तो उसका अकेलापन किस तरह दूर हुआ। तो जब लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था तो उसे अपना अकेलापन काटने को दौड़ता था। इसी अकेलेपन ने उसके मन में निराशा की छाया डाल दी थी। इसी कारण वह जीवन की प्रति निर्मोही हो गया था। लेकिन जब उसका लगाव कविता के प्रति हुआ तो उसकी धारणा एकदम बदल गई। उसे अकेलापन अब अच्छा लगने लगा था। वह चाहता था कि कोई उसे कविता रचते समय ना टोके। वास्तव में कविता के प्रति लगाव होने के बाद लेखक के लिए अकेलापन ज़रूरी हो गया था। कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं या हम अपना कोई काम करना चाहते हैं जो हम अकेले में कर सकते हैं। कोई और हमारे साथ होगा तो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा, हमें टोकेगा, हमारी गलतियाँ निकालेगा, हमारी खामियाँ खोजेगा। तो सेम लेखक के साथ भी यही होने लगा। जब वो कविता रचने लगा तो उसको जो अकेलापन था उसको वो अच्छा लगने लगा। प्रश्न 5 है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो दत्ता राव थे और लेखक का जो नज़रिया था वो एकदम सही था, क्योंकि लेखक का जो दृष्टिकोण था वो पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी था। यथार्थवादी एकदम सच्चा था। उसे पता था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला। उसके पिता भी उसको अपने मतलब अपना काम उल्लू सीधा करना चाह रहे थे वो, ताकि वो खुद घूम सके, इधर उधर आवारागर्दी कर सके और लेखक खेती में घुसा रहे, काम संभालता रहे। उसे पता था पढ़ने से उसे कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी और गरीबी जो है उनकी दूर हो जाएगी। वह सोचता भी है, पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा अड़ावा की तरह धंधा कारोबार किया जा सकेगा। दत्ता जी राव का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया। सारा सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग है। तो आप इसको देख भी लीजिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग में जो आंसर आपको समझ आते हैं आप उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। प्रश्न 6 है,
उत्तरदाताओं से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। यदि झूठ का सहारा न लेते तो लेखक अनपढ़ रह जाता और वह जीवन भर खेतों में कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता। उसे सिवाय भैंसे चराने अथवा खेती करने के और कोई काम ना होता। वह दिन भर खेतों पर काम करता और शाम को घर लौट आता। उसका पिता अय्याशी करता रहता। लेखक के सारे सपने टूट जाते। वह अपना जीवन और प्रतिभा ऐसे ही व्यर्थ कर जाने देता। बिना झूठ का सहारा लिए उसकी प्रतिभा कभी न कभी चमक पाती। केवल एक झूठ ने लेखक के जीवन की दशा ही बदल दी। तो इस तरीके से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।